नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, इसमें हम इकाई नंबर 1 के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हालांकि इनके 3 वीडियोस बन चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, या आप चैनल पे जाके डायरेक्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक आपके लिए अच्छी खुशखबरी ये रहती है कि हमारे जितने भी क्वेश्चंस और ऑप्शंस होते हैं वो सारे के सारे आपके हिंदी में होते हैं, और हिंदी में भी मैं यहाँ पर पूरा का पूरा आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए, इंग्लिश वाले जो कंटेंट हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, बट हिंदी माध्यम के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको कंटेंट अगर मिल जा रहा है तो उनकी लैंग्वेज, जो हिंदी की पूरी लैंग्वेज है, एक तरीके से आप समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ कर दिए जाते हैं जो आपको समझ में ही नहीं आते कि भैया ये लिखा क्या है। लिखा क्या है ये तो समझ में आ गया, तो समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या होता है। तो जो चीज़ें आपको समझ में ही नहीं आएंगी तो आप उनका जवाब कैसे दे पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पूरा का पूरा जो आपकी ये सीरीज़ है वो पूरी की पूरी हिंदी में चलाई जा रही है। हालांकि हमने स्टार्ट किया था केवल आपके लिए 50 क्वेश्चंस को, कि एक इकाई से हम केवल 50 क्वेश्चंस पढ़ाएंगे, टॉप 50 क्वेश्चंस। बट आप लोगों का लाड प्यार इतना अच्छा मिला कि ये इसकी सीरीज हमें आगे तक बढ़ानी पड़ी। ठीक है, तीसरे वीडियो में हमने लगभग 70 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। 71वां क्वेश्चन जो था हमारा, वो आप लोगों के लिए छोड़ दिया गया था कि इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अभी उसको भी पढ़ेंगे, उसका जवाब भी जानेंगे और देखेंगे कितने लोगों का सही गया, कितने लोगों का नहीं सही गया। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, फिर बातें करते रहेंगे। ठीक है, देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं या क्वेश्चंस को लगातार उठाकर देखते हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट देखने को मिलेंगी। ठीक है, पहले क्या होता था कि जब 2009, 10, 11 का पेपर अगर हम उठा के देखें, 7, 8 का उठा के देखें, तो वहाँ पर क्वेश्चंस कुछ तथ्य से संबंधित पूछ लिए जाते थे। लगभग क्वेश्चंस आपके तथ्य से संबंधित हुआ करते थे कि कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, संज्ञानात्मक विकास क्या है, भावनात्मक विकास क्या है। ठीक है, ऐसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किसके समय पे आई थी, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस उस समय पे पूछ लिए जाते थे जो तथ्य से संबंधित होते थे। अगर वो आपको याद है तो आप उनका जवाब दे देते थे, नहीं याद होते थे तो वो आपके सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते थे। ठीक है, बट अब देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और हमारे जितने भी एनटीए के लोग हैं जो पेपर हमारा गठित करते हैं, बनाते हैं, वो धीरे धीरे अपने प्रश्न पूछने के लहजे में भी परिवर्तन ला रहे हैं। परिवर्तन कैसा आ गया है कि ये लोग क्या करते हैं, आपको एक कंडीशन देते हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं कि आप बताइए कौन सा ऑप्शन चुनेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस एक तरीके से अगर देखें तो टफ भी होता है और अगर देखें तो बहुत आसान भी होते हैं। अगर आपके अंदर समझ विकसित है, आपकी बुद्धि अच्छे से काम कर रही है, अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, तो आपके लिए क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाते हैं। बट वहीं पर जिनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छी नहीं होती है, बहुत अच्छा नहीं होता है, वो लोग घबरा जाते हैं और क्वेश्चन अक्सर करके क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। ठीक है, तो जो ये मैं सीरीज चला रहा हूँ इसमें लगभग 70 क्वेश्चंस हो गए हैं। इसमें मैं आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को ही डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके साथ ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखता हूँ कि 4 ऑप्शन आपको अगर दिए गए हैं किसी प्रश्न के, तो अगर उसमें से एक ऑप्शन सही है तो 3 ऑप्शन आपके क्यों गलत हुए हैं, ये भी आपको जानने का अधिकार है। ठीक है, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं जब पेपर देने जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नेट जेआरएफ का ही बात कर रहा हूँ, कोई भी पेपर अगर आप देने जाते हैं तो आपके सामने जब क्वेश्चन पेपर आता है, पढ़ते हैं उनको, तो जो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो सारी चीज़ें आपको याद नहीं होती। इनफैक्ट आपको ही नहीं, किसी को भी याद नहीं होती हैं। तो वो क्या करता है, गेस लगाना शुरू करता है, और गेस भैया तभी लगता है जब आपको पता हो कि बाकी के ऑप्शन क्यों गलत हैं। जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर उसमें से 2 ऑप्शन आपको पता चल जाए कि भैया ये तो होंगे ही नहीं। ठीक है, तो आपके लिए कितना आसान हो जाता है कि 4 ऑप्शन आपको दिया गया था, मान लीजिए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। पता चला इसमें से आपका बी नंबर और डी नंबर गलत निकल गया, तो अब आपके पास कितनी आसानी हो गई कि या तो ए होगा या तो सी होगा। अब दो में से आपको एक चुनना होता है। ठीक है, अगर आपने एक गणित में प्रायिकता नाम की या प्रोबेबिलिटी नाम का चैप्टर होता है, अगर आपने उनको पढ़ रखा है तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, 1/2 मतलब आधा की हो जाती है। उससे पहले पॉसिबिलिटी 1/4 की होती है कि 4 में से एक सही होगा और यहाँ पर 2 में से एक सही होगा, तो पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है कि आपका क्वेश्चन ज़्यादा सही हो। ठीक है,
तो इस वजह से हम आपके अंदर वो समझ विकसित करेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उनका जवाब जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि बाकी ऑप्शंस हमारे क्यों गलत हो गए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा नया यूनिक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के सपोर्ट की भी ज़रूरत है, क्योंकि लगातार मेहनत अगर आपके साथ की जा रही है तो आपसे केवल एक लाइक मांगी जाती है, छोटा सा कमेंट मांग लिया जाता है, आप ज़्यादा कुछ ना कह पाओ, आप शर्मीले टाइप के हो, आपको समझ मतलब उस समझ में नहीं आ रहा क्या लिखें, तो ये भी लिख सकते हो, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा पढ़ के। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव वाले पढ़ो, पॉजिटिविटी अगर अपने अंदर रखोगे, सकारात्मकता अगर अपने अंदर आप रखोगे, तो आप जिस भी क्षेत्र में जाओगे, जिस भी कार्य क्षेत्र में जाओगे, वहाँ पर सकारात्मकता आपके साथ में चलेगी और आपके सफल होने की संभावनाएं जो हैं बढ़ जाएंगी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 71 क्या कह रहा है कि कौशल पाठ हुए हैं जिसमें क्रियाशीलता का आश्रय लिया जाता है। मतलब बोल रहे हैं जब हम स्किल्स वाले लेसन्स को पढ़ते हैं, स्किल्स लेसन्स मतलब जिसमें हम कुछ करने वाला कार्य सीखते हैं, जैसे कि कंप्यूटर अगर आप सीख रहे हैं सीखना, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हैं, या आप कोई मशीनरी वाला काम सीख रहे हैं कि जैसे सिलाई सीख रहे हैं, या फिर बढ़ई वाला जो काम होता है ना, लकड़ी उकड़ी सेट करना, ये सब सीख रहे हैं, तो ये सारे पाठ जो होते हैं वो कौशल पाठ कहलाते हैं हिंदी में, और स्किल्स लेसन्स कहलाते हैं हमारे इंग्लिश में। ठीक है, तो कह रहे हैं जब इनको हम पढ़ते हैं तो उनको अप्लाई करना भी सीखते हैं। जैसे कि आपने सीखा कि एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि आपने सीखा कि एक कुर्सी कैसे बनाते हैं, तो कुर्सी आपने केवल बुक में सीखा कि हम कैसे बनाएंगे, पहले उनके पाँव बनाएंगे, फिर ऊपर पटरा लगाएंगे, ये सब करके सब कुछ आपने सीखा। बट उनको जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे और अच्छे से आप उनको सीख नहीं पाएंगे। जुबान से कोई नहीं सीख पाता है जब तक उन चीज़ों को रियलिटी में या फिर अपने वास्तविक जीवन में अप्लाई नहीं करता है। ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि जो कौशल पाठ हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौशल पाठ हुए हैं जिनमें क्रियाशीलता का आश्रय लिया जाता है, मतलब प्रैक्टिकल करके हम उन चीज़ों को ट्राई करते हैं। फिर आगे लिखते हैं, कौशल पाठों को पढ़ते समय क्रिया के चुनाव में किन विषयों में कौन कौन सा कथन नहीं है। मतलब बोल रहे हैं कि जब हम क्या करते हैं, कौशल पाठ को, स्किल्स वाले जो लेसन्स हैं, जब उनको हम पढ़ते हैं तो उसमें हम क्रिया का चुनाव करते हैं। क्रिया का चुनाव मीन्स जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं उनको हम चुनते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं इस विषय में कौन कौन सा कथन आपका नहीं सही है। 4 कथन आपको दिए गए हैं। पहला कथन आपका कहता है क्रिया अधिक कठिन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कठिनता ही निरस्ता की जननी है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा भैया। क्यों गलत हो जाएगा कि कठिन अगर आप नहीं चुनोगे तो आप अच्छे से जान नहीं पाओगे। देखिए, सरलता तो सबके पास होती है। किसी भी कार्य को अगर आप नॉर्मल आदमी से करवाएं जो उसको ना जानता हो, तो जो छोटे मोटे आसान वाले काम होते हैं वो तो हर कोई कर लेता है, कॉमन आदमी कर लेगा। बट देखिए, अच्छा कारीगर वही होता है जो बारीकता के साथ कोई अच्छी चीजें बना करके हमारे सामने रखता है, वही एक अच्छा कारीगर कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप कठिनता की ओर नहीं बढ़ेंगे तो आप उसमें परिपूर्ण या परिपक्व या फिर आप कह सकते हैं कि मैच्योर नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए यह ऑप्शन आपका 1 नंबर गलत हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है क्रिया इस प्रकार की होनी चाहिए कि बालकों की आवश्यकता से अधिक श्रम ना करना पड़े। देखिए, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा कार्य जो है आ, 1 मिनट, हाँ देखिए, क्वेश्चन में आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अक्सर बच्चे कहाँ पे गलती कर जाते हैं। देखिए, 71 नंबर क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपसे पूछा भी था। इसमें गलती ये कर जाते हैं बच्चे, और देखिए मैंने भी यही गलती की। क्या कर गए कि बोल रहे हैं कौन सा कथन ठीक नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं वाला है कि कौन सा कथन ठीक नहीं है। ये आपका पहला नंबर कथन जो है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन ये कथन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, कठिनता मतलब अगर आप किसी नॉर्मल आदमी से या नॉर्मल आदमी से कठिन कार्य कराना स्टार्ट करेंगे तो अक्सर उसके अंदर निरस्ता आ जाएगी। निरस्ता मतलब उसको उबन होने लगेगी, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा। तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर के अकॉर्डिंग से ये गलत हो जाएगा, बट ये कथन आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इस प्रकार
क्रिया इस प्रकार होनी चाहिए जिसमें बालों की आवश्यकता से अधिक कार्य ना करना पड़े। हाँ, देखिए ये कथन तो बिल्कुल आपका सही है कि कोई भी ऐसा कार्य आप ना चुनें जिससे आवश्यकता से ज़्यादा जितना आपको नीड है उससे ज़्यादा अगर बच्चे को मेहनत करनी पड़ रही है तो ऐसा कार्य आप बिल्कुल नहीं चुनेंगे। तो इसलिए ऑप्शन तो आपका ये गलत हो जाएगा, बट जो कोटेशन दिया गया है, जो कथन दिया गया है, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। वहीं पर बात करते हैं सी नंबर ऑप्शन की, तो सी नंबर ऑप्शन कर रहा है कि क्रिया करते समय बालकों को अनुकरण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। भैया एक बात बताओ, अनुकरण मतलब क्या होता है? सीखना। अब बालक कोई कार्य कर रहा है तो वो सीखेगा कैसे नहीं? अगर किसी बालक से कोई कार्य करवा रहे हो तो वो सीखेगा ही सीखेगा, उसमें हम नहीं रोक सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा और कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। मतलब सी नंबर ऑप्शन आपका 71 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही होगा। जितने भी बच्चों ने सी नंबर ऑप्शन लगा रखा है उनका सही जवाब है। यहीं पर डी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि बालकों में क्रिया के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। ये सही हो जाता है, ये कथन आपका सही है, बट ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यही छोटी छोटी गलतियां जो हैं, अगर हम पहले से क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करेंगे, नहीं देखेंगे, तो ये छोटी छोटी गलतियां हमारे एग्जाम में होंगी और इनसे हमें नंबर वाले से जब हमारे पास हमारे सामने हमारा रिजल्ट आएगा तो हमें लगेगा कि हमारे साथ धोखा हो गया, बट वो धोखा हम खुद ही जनरेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, इस तरीके से कह सकते हैं। 72 नंबर प्रश्न बोल रहा है रसानुभूति के पाठ कौन से हैं? मतलब कौन से ऐसे पाठ हैं जिनको पढ़ने से हमें रस की अनुभूति होती है? तो भैया इतिहास और भूगोल को पढ़ने से आपके अंदर रस की अनुभूति बिल्कुल भी नहीं होती है। यहाँ से हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं, तथ्य इकट्ठा करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। हमें कोई ना तो हास्य रस यहाँ से मिलता है, ना वीर रस मिलता है, ना कुछ भी मिलता है यहाँ पर। तो रस की यहाँ पे प्राप्ति हमें नहीं होती है। भाषा और व्याकरण से हम अपने कम्युनिकेशन को या कह सकते हैं बोलचाल की जो स्थिति है इसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं भाषा से। ठीक है, तो भाषा से भी हमें रस की अनुभूति नहीं होती। विज्ञान और कृषि विज्ञान से हम साइंस सीखते हैं। ठीक है, कारण सीखते हैं, जानना सीखते हैं। रस की अनुभूति जैसे ही आप संगीत और कविता आदि पाठों को सुन पाए, यही डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। संगीत और कविता से ही हमें रस की अनुभूति होती है। तो इसलिए आपका 72 नंबर प्रश्न का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित है? मतलब बोल रहे हैं जब आप पाठ्य पुस्तक को पढ़ते हैं या खरीदते हैं तो उसमें से अगर आप देखें तो आपके हिसाब से कौन सा कथन उचित होगा? ये आप यहाँ पर देखिएगा, क्या बोल रहे हैं? उचित नहीं होगा, अनुचित दिए हैं। क्या दिए हैं? अनुचित होगा, मतलब कि उचित नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चंस में लास्ट वाला ऑप्शन जरूर पढ़ लीजिएगा कि क्या बोल रहे हैं, होगा या नहीं होगा। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं? उचित नहीं होगा। अनुचित शब्द का प्रयोग किया गया है, जो सही ना हो उसी को अनुचित कहते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकों की सहायता से एक निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त कर किया जा सकता है। मतलब क्या बोल रहे हैं भैया? बोल रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? एक निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कथन तो आपका बिल्कुल सही है, बट ये उचित कथन है, तो इसलिए यह ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर की दृष्टि से यह ऑप्शन आपका गलत है, बट ये कथन जो दिया गया है या जो आप कोटेशन कह सकते हैं ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं कि पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति कर कार्य आसानी से कर सकता है। ठीक है, मतलब इनके कहने का यही मतलब है कि जब पाठ्य पुस्तक को कोई छात्र पढ़ता है तो उसकी सहायता से विद्यार्थी जो कक्षा में बातों को सुनता है उनको घर पर जाकर के अच्छे से समझ सकता है, उनको बार बार रिवीजन भी कर सकता है और कार्य करने में आसानी भी उसको हो जाती है। तो इसलिए बी नंबर ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कथन बिल्कुल सही है। पाठ्य पुस्तक की सहायता से बच्चा घर पे जाके आराम से चीज़ों को समझ सकता है और अच्छे से सीख भी सकता है। सी नंबर कह रहे हैं पाठ्य पुस्तक से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, अतः उनकी उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। देखिए, पाठ्य पुस्तक से सीखा हुआ ज्ञान आपका व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है, ये सैद्धांतिक ज्ञान होता है। इसलिए ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बट लेकिन ये कथन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। डी नंबर कह रहे हैं कि अधिकांश यह पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग विद्यार्थी में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। हाँ, ये सही ऑप्शन आपका। देखिए, ऑप्शन तो गलत है, बट
कोटेशन आपका सही है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं 74 नंबर प्रश्न के बारे में। 74 नंबर प्रश्न यहीं पर कह रहा है आपसे कि जो पाठ्यक्रम होता है उसके निर्माण के समय अनेक सिद्धांतों का ध्यान रखना होता है। मतलब कह रहे हैं कोई भी अगर सिलेबस तैयार कर रहा है तो उस समय उसको कई सारे सिद्धांत ऐसे होते हैं, कई सारे ऐसे नियम होते हैं जिनको उनको ध्यान में रखना होता है, तभी वो पाठ्यक्रम का निर्माण कर पाते हैं। तो निम्न सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण के समय ध्यान देने योग्य नहीं है। मतलब बोल रहे हैं कि यहाँ पर मैं आपको चार सिद्धांत बता रहा हूँ, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सिद्धांत है भैया जो कि अगर आप पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हैं तो उस समय अगर आप उसका ध्यान ना भी दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो चार ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन आपका दे रहे हैं वो बोल रहे हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण जो है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो पाठ्यक्रम का निर्माण है वो व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। अब ये देखिए ऑप्शन आपका एक तरीके से कहते हैं सही है। ये ऑप्शन आपका देखिए क्या यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर दो चीज़ ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पर नहीं वाला जो शब्द है ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। नहीं वाला शब्द अगर आप ध्यान में रखेंगे, क्या बोल रहे हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण के समय ध्यान देना नहीं चाहिए, तो इसमें से इस बात को आपको ध्यान देना होगा। किस बात को? जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उसको ध्यान में रखना होगा। कब? जब आप पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं। तो इसलिए कोटेशन आपका सही है, बट ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये आंसर आपका नहीं होगा। ठीक है, यहीं पर अगर हम पढ़ते हैं कौन सा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रत्येक स्तर के पाठ्यक्रम में पूर्ण पृथकता होनी चाहिए ताकि छात्र को अगली कक्षा में बिल्कुल अलग अनुभव हो। देखिए आपने अगर थोड़ा बहुत भी शिक्षा शास्त्र के बारे में पढ़ रखा होगा, बाल विकास वगैरह इन सारी चीज़ों को पढ़ रखा होगा, तो आप जानते होंगे कि जब भी सिलेबस तैयार किया जाता है तो उसको पिछली कक्षा से जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? पिछली कक्षा से जोड़ दिया जाता है ताकि बच्चे उनको और अच्छे से सीख पाएँ। उनको ये ना लगे कि ये क्या आ गया भैया, अभी तक तो हम इन सारी चीज़ों को जानते भी नहीं थे और ये सारी चीज़ें नई कहाँ से आ गई। ठीक है, तो ये नियम होता है भैया। क्या किया जाता है कि चीज़ें जो होती हैं उनको पिछली कक्षा से इंटरेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर आपका बी नंबर होगा, बट ये कथन आपका बिल्कुल गलत है। पृथकता नहीं होनी चाहिए, एक दोनों को एक दूसरे से जोड़ कर रखना चाहिए। ठीक है, ये आपको संबंधित रखना चाहिए, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, बात करते हैं सी नंबर ऑप्शन के बारे में। देखिए बी सही हो गया तो सी डी ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? किसी भी स्तर के पाठ्य विषयों की संख्या इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि छात्र को विषय बोझ लगने लगे। सही बात है, आप इतना ज़्यादा पाठ्य विषयों की संख्या नहीं कर सकते हैं जिससे छात्र को उबन लगने लगे और वो सारी चीज़ें बोझ लगने लगे। इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, बट ये आपका कोटेशन या फिर कथन सही हो जाएगा। आप ज़्यादा विषय नहीं रख सकते हैं। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन यहीं पर आपका बोल रहा है कि विभिन्न विषयों के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए उसमें समय को ध्यान में रखना चाहिए ताकि वर्ष भर का पाठ्यक्रम वर्ष में पूरा हो सके। देखिए बिल्कुल सही कथन है। इस कथन में क्या बोल रहे हैं कि जब कोई भी आप पाठ्यक्रम सिलेबस तैयार कर रहे हैं तो उसमें आप समय का बिल्कुल ध्यान रखें कि वो सिलेबस एक साल के अंदर किसी ना किसी हालत में पूरा हो जाए। अब बहुत बड़ा अगर आप सिलेबस कर दे रहे हैं जो एक साल में पूरा ही नहीं हो पा रहा है तो बेचारा एक साल में पढ़ कैसे पाएगा। ठीक है, तो ये कोटेशन सही है, बट ऑप्शन आपका गलत है। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा भैया सही होगा? केवल ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। किसका? 74 नंबर प्रश्न का। ठीक है, चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। अगर अच्छे से समझ में आ रही तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, हमको कहने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। ठीक है, चलो बात करते हैं 75 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 75 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक कक्षा के अंत में पर्यवेक्षित, क्या भैया, पर्यवेक्षित अध्ययन की आवश्यकता होती है। बोल रहे हैं जितने भी कक्षाएं होती हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, उसके अंत में लास्ट में हम क्या करते हैं, पर्यवेक्षित अध्ययन करने की ज़रूरत होती है हमें। क्योंकि इससे क्या होता है भैया, देखिए चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। कितने? चार ऑप्शन दिए गए हैं। हाँ, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और चारों में से आपको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक को कुछ स्वतंत्र क्षण मिल जाए। ये गलत बात है।
जो आपका पर्यवेक्षित अध्ययन होता है, इसमें स्वतंत्रता के लिए जो है बिल्कुल नहीं किया जाता है। अब पर्यवेक्षित का ज़रूरत कब होती है? दूसरा नंबर देखते हैं, शिक्षक छात्रों को के गृह कार्यों की जांच कर लेते हैं। गृह कार्य की जांच के लिए जो है पर्यवेक्षित समय नहीं रखा जाता है। छात्रों को गृह कार्य करने का अवसर मिल जाए, इसके लिए भी नहीं रखा जाता है। फिर बोलते हैं भैया कि शिक्षक छात्रों के अध्ययन में मदद करने का अवसर प्राप्त कर लेते हैं। मतलब बोल रहे हैं जितने भी शिक्षक हैं वो छात्रों के अध्ययन में क्या करते हैं, उनको मदद करते हैं। इस तरीके से उनको मदद करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, इसलिए पर्यवेक्षित अध्ययन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ना तो इसमें काम पूरा करवाया जाता है, गृह कार्य करवाया जाता है, ना ही उसमें गृह कार्य जांचा जाता है। ठीक है, और ना ही छात्र टीचर इससे स्वतंत्रता चाहता है। इसलिए तीन ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे, चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 76 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 76 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है भैया, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से समय क्रम के अनुसार शैक्षणिक योजना निर्माण का प्रथम चरण कौन सा है? मतलब बोलते हैं कुछ यहाँ पर समय क्रम दिए गए हैं, उसके अनुसार देखें तो जो हम शैक्षणिक योजना का निर्माण करते हैं, मतलब जो पढ़ने वाले हैं उसके लिए जो योजना हम बनाते हैं, उसका प्रथम चरण, पहला चरण कौन सा होता है? क्या उसमें दैनिक पाठों को सूक्ष्म विवेचना की जाती है? गलत बात है। पाठों की विवेचना तो ये बाद का कार्य होता है। पहले पाठ निर्माण करने से पहले आप कुछ सोचेंगे ना कि हम कौन सा पाठ इसमें ऐड करेंगे, और ऐड करने, देखिए कोई भी पाठ्यक्रम निर्माण करने से पहले भैया, या आप जो है योजना बनाने से पहले, कोई भी योजना बनाने से पहले आप उसका उद्देश्य हासिल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ज़ियारत क्यों करना चाहते हैं? या तो आपके अंदर होगा कि मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। ठीक है, आराम से प्रोफेसर वाली नौकरी से आपको पसंद होगी। आपका उद्देश्य क्लियर होगा तभी आप बनेंगे। अगर आपका उद्देश्य नहीं क्लियर है तो आप बेकार में मेहनत कर रहे हैं। तो पहले उद्देश्य यहाँ पर ढूंढिए कि कौन से ऑप्शन में उद्देश्य देखने को मिल रहा है। तो इसमें उद्देश्य केवल हमें लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। उद्देश्य देखकर ही आप यहाँ पर लगा सकते हैं, बट हम सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे, देखेंगे। देखिए बी नंबर कह रहे हैं बृहद यूनिट पाठ योजनाओं का निर्माण। बड़े यूनिट पाठ योजनाओं का निर्माण मतलब क्या है? जो बड़े बड़े पाठ हैं उनका हम निर्माण करने लगेंगे। भैया पहले हमें उद्देश्य चाहिए कि हम किस चीज के लिए ये पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, फिर तीसरा कह रहे हैं कि शिक्षण की संपूर्ण योजना का निर्माण। संपूर्ण योजना का निर्माण तभी तो हम करेंगे भैया जब हमें उद्देश्य मिलेगा। शिक्षण की उद्देश्य का निर्धारण, हाँ सबसे पहला कार्य हमारा क्या होता है, हम पहले टारगेट फिक्स करेंगे कि हमारा टारगेट क्या होने वाला है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, सिलेबस बनाते हैं या पाठ्यक्रम बनाते हैं या शिक्षण योजनाएं बनाते हैं अपना। ठीक है, शैक्षणिक योजनाएं बनाते हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। बात करते हैं वहीं पर 77 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 77 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, शिक्षक छात्र सहभागिता के आधार पर शिक्षण कार्य योजनाओं के निर्माण का एक सबल पक्ष है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए, फिर से बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं, जो शिक्षक छात्र की सहभागिता होती है, मतलब एक दूसरे से मिलजुल कर रहने वाले जो होते हैं, उसके आधार पर शिक्षण कार्य योजनाएं, जो शिक्षण के कार्य के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, पढ़ाने के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उनका निर्माण का एक सबल पक्ष है। कौन सा पक्ष सबल होता है, मतलब ज़्यादा बली होता है, एक तरीके से कह सकते हैं। कौन सा ऐसा पक्ष है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? क्या यह होता है कि वह शिक्षक छात्र के मध्य शिक्षण पाठों संबंधित अनेक विवादों को जन्म देती है? गलत बात है, ये सबल पक्ष नहीं है। बोल रहे हैं क्या, क्या ऑप्शन नंबर बोल रहे हैं कि ये विवाद को जन्म देती है? नहीं देती है। बी नंबर में कह रहे हैं यह शिक्षक को अपनी मौलिकताओं के प्रदर्शन का सुअवसर प्रदान करती है। जी हाँ, मौलिकताओं का सुअवसर प्रदान करती है। यह ऑप्शन आपका सही हो सकता है, बट देखते हैं इससे कोई और सही ऑप्शन ना हो। ठीक है, सी नंबर बोल रहे हैं या प्राय निम्न स्तरीय अधिगम अनुभवों को प्रेरित करती है। मतलब बोल रहे हैं जो निम्न स्तरीय अधिगम होते हैं उनको प्रेरित करती है। बिल्कुल गलत बात है भैया। ठीक है, ये गलत बात है। शिक्षण कार्य की जो योजनाएं होती हैं उसका सबल पक्ष ये नहीं होता कि वो जो है निम्न स्तरीय अधिगम अनुभवों को प्रेरित करे। डी नंबर बोले हैं या शिक्षक के महत्व को गौड़ देख कर देती है। नहीं, शिक्षक के महत्व को ना गौड़ करती है ना बालक के महत्व को गौड़ करती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। सही आपका बी नंबर होगा जो कि हमने ऊपर देख रखा है।
अब बात करते हैं 78 नंबर प्रश्न के बारे में। 78 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पाठ योजना से क्या तात्पर्य है। मतलब बोल रहे हैं कि जब हम कोई पाठ बनाते हैं तो उसकी योजना बनाते हैं, योजना से हमारा क्या तात्पर्य है, यहाँ पर आपको बताना है भैया। पहला ऑप्शन दे रहे हैं, पढ़ाए जाने वाले पाठ को स्वयं पढ़कर जाना। ये गलत बात है। स्वयं पढ़कर जाना ये योजना थोड़ी होती, पाठ योजना इसे थोड़ी कहते हैं। पाठ योजना देखिए क्या बोल रहे हैं, उन सभी बातों का वितरण तैयार करना जिन्हें शिक्षक कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में पूरा करने की इच्छा रखता है, ये होता है पाठ योजना। देखिए पाठ योजना पहले तो आप समझिए, सरल भाषा में पाठ योजना कहते किसे हैं। जब आप किसी क्लास में पढ़ाने जाते हैं, एक अध्यापक होने के नाते या एक शिक्षक होने के नाते जब आप किसी कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो उससे पहले तैयारी आप कुछ ना कुछ करके जाते होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें जो है क्या होती रहती, वही पुरानी चीज़ें तो पढ़ानी रहती नहीं रहती हैं। सारी चीज़ें क्या होती हैं, धीरे धीरे कुछ ना कुछ समय बाद अपडेट होती रहती हैं। तो इसलिए आपको पाठ जो है पहले से ही तैयार करना होता है, जिससे कि बालक जो पढ़ रहे हैं या जब आप कक्षा में जाते हैं तो बालकों को पढ़ाते समय आपको भूलना ना पड़े ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जितने समय में आप पूरा ख़त्म करना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए 10 मिनट तक इस टॉपिक पे बात करेंगे, 15 मिनट तक इस पे बात करेंगे। तो इस तरीके से ये जो पाठ योजना होता है ये क्या करता है, उन सभी बातों का वितरण तैयार करता है जिन्हें शिक्षक क्या करता है, कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में पूरा करने की इच्छा रखता है। ठीक है, तो इसलिए आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो सकता है। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो सकता है। बट अभी हम तीसरा भी देखेंगे। छात्र से पूछा जाने वाले सभी प्रश्नों को के ब्यौरेवार उत्तर तैयार करना। देखिए क्या बोल रहे हैं, छात्रों से पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न हैं, प्रश्न पहले से थोड़ी तैयार किए जाते हैं कि हम कौन से पूछे जाएंगे। ये तो एग्जाम में किया जाता है, पढ़ाते समय हम क्या करते हैं, पढ़ाते रहते हैं और बीच में पूछ लेते हैं कि भैया ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। छात्रों से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों की सूची तैयार करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, पाठ योजना कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले से ही सब कुछ निर्धारित करते हैं कि इतना समय तक ये पढ़ाएंगे, इतना समय तक ये पढ़ाएंगे, इतने समय तक हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। यही आपकी पाठ योजना कहलाती है। बात करते हैं यहीं पर 79 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 79 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है भैया, क्या पूछ रहा है कि छात्र के अभिलेखों की जांच करते समय शिक्षक को चाहिए कि, जब छात्र के अभिलेखों की वो जांच करते हैं तो उस समय क्या उन्हें देखना चाहिए, मतलब जो कुछ भी तैयार किया है छात्रों ने, उसको जब वो जांच करते हैं, चेक करते हैं, तो उस समय उन्हें क्या देखना चाहिए, क्या वह छात्रों को तैयारी में सहायता प्रदान करने करें, किंतु उनके प्रस्तुतिकरण में नहीं। देखिए अगर उनकी तैयारी में आप सहायता प्रदान कर रहे हैं तो प्रस्तुतिकरण में आप उनकी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर दूसरा बोल रहे हैं कि छात्रों को मौखिक रिपोर्ट प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करनी चाहिए, केवल उनका सामयिक प्रस्तुतिकरण पर्याप्त नहीं है। मतलब बोल रहे हैं छात्रों को मौखिक रिपोर्ट प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करनी चाहिए। हाँ, जो मौखिक रिपोर्ट है उसको कैसे प्रभावी ढंग से क्या कर सकते हैं, मौखिक रिपोर्ट को प्रभावी ढंग से वे प्रस्तुत कर सकते हैं, केवल उनका शाब्दिक प्रस्तुतिकरण पर्याप्त नहीं है। छात्रों को नोट्स बनाने की तकनीकी का वर्णन करें, गलत है, नोट्स बनाने की तकनीकी का वर्णन नहीं कर सकते हैं छात्र। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, अभिलेखों की जांच करते समय शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए कि छात्र वक्ता के विरोध में आलोचनाओं को नियंत्रित करे। ये भी गलत हो जाएगा। तो फिर सही ऑप्शन आपका कौन सा होगा। चलिए 79 नंबर हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये शक में अपना चल रहा है क्वेश्चन, तो इस तरीके से इसका हम अभी नहीं देखेंगे। 80 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे बोला है कि कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए निम्नलिखित पर जोर देना चाहिए। किस बात पर जोर देना चाहिए आपको यहाँ पर बताना है। क्या स्वस्थ अनुशासन के लिए छात्रों को दुर्व्यवहार करने से रोकना चाहिए। स्वस्थ अनुशासन के लिए छात्रों से दुर्व्यवहार करने से रोकने से स्वस्थ अनुशासन नहीं बनेगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि छात्रों में स्वीकृत व्यवहारों को पुष्ट करना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि छात्रों में जो स्वीकृत व्यवहार है उनको पुष्ट करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर कह रहा है कि छात्रों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है। तो ये आपका सही हो सकता है कि वह सारी आवश्यकताएं छात्रों के पास जो है उपलब्ध कराई जाएं जिससे दुर्व्यवहार ना पैदा हो। ठीक है, रोक तो आप सकते नहीं है, पहली बात
ये कहने से थोड़ी मानेंगे छात्र की दुर्व्यवहार खत्म कर दो और छात्र कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए गलत ही हो जाता है। फिर क्या बोल रहे हैं, व्यवहारों को पुष्ट करना, स्वीकृत व्यवहारों को, ये भी गलत हो जाएगा। सी नंबर सही हो सकता है, बट टी नंबर भी देखते हैं, छात्रों को अनुशासन संबंधित नियमों के उल्लंघन की चेष्टाओं को नाकामयाब करना। क्या आप एक चोर थोड़ी है, जो आप पुलिस थोड़ी है कि चोरी नाकामयाब करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पर बात करते हैं 81 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 81 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, शिक्षा के दृष्टिकोण के अनुशासन होना चाहिए, मतलब बोल रहे हैं कि जो शिक्षा के दृष्टिकोण है उनमें अनुशासन कैसा होना चाहिए, कठोर रूप से क्रियान्वित या फिर निष्पक्षता पूर्ण होना चाहिए। बताइए कौन सा होना चाहिए, कठोर रूप से क्रियान्वित होना चाहिए और निष्पक्षता पूर्ण होना चाहिए। देखिए कठोर रूप से क्रियान्वित नहीं किया जाता है, कोई भी अनुशासन का जो है उसे कठोरता के साथ प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो छात्रों के ऊपर अप्लाई किए जा रहे हैं, ना कि अपराधियों के ऊपर किए जा रहे हैं। बी नंबर ऑप्शन कह रहे हैं कि स्व अनुशासन को विकसित करने की दृष्टि से संरचनात्मक नहीं, स्व अनुशासन की दृष्टि से कैसे विकसित कर पाओगे उनके अंदर संरचनात्मकता, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। बी सी नंबर ऑप्शन आपका कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, कि दुर्व्यवहार को दबाने के क्रम में कठोर प्रयास, दुर्व्यवहार को दबाने के क्रम में क्या करना है आपको, कठोर प्रयास है। तो आप दुर्व्यवहार को दबा के खत्म थोड़ी कर पाएंगे, कठोर प्रयास कितना भी उठाएं उससे जो है अनुशासन थोड़ी बन पाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन कह रहा है उच्च नैतिक बल के आधार पर शिक्षक द्वारा सुनिश्चित किए गए प्रयास। हाँ, उच्च नैतिक बल, जो आपके पास उच्च नैतिकता का बल है उसके आधार पर आप क्या करें, शिक्षक द्वारा सुनिश्चित किए गए प्रयास, जैसे कि आप उनको नैतिकता की शिक्षा दें, ठीक है, उनको समझाएं बताएं, ये सारा कार्य आप यहाँ पर कर सकते हैं। 82 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि उत्तम अनुशासन का निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुनियादी आधार नहीं है, ठीक है। उत्तम अनुशासन का कौन सा ऐसा कथन है जो बुनियादी आधार नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अनुशासन का उत्तरदायित्व छात्रों को सौंप दिया जाए। अनुशासन का अगर उत्तरदायित्व जो है छात्रों को अगर आप सौंप देंगे भैया, तो ये आपके अनुशासन की बुनियादी आधार नहीं बन पाएगी, ठीक है। छात्र ही कैसे खुद पे अनुशासन थोड़ी कर पाएंगे। जैसे मैं और आप एक साथ कक्षा में पढ़ रहा हूँ और मैं आपसे कहूँ चुप रहो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तो तुम मेरी कितनी देर तक सुनोगे, सुन नहीं पाओगे ज़्यादा दिन तक ना, क्योंकि भाई समकक्ष के हैं तो छात्रों के हाथ में देना ये गलत बात है। दूसरा बोल रहे हैं कि अनुशासन संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए नियमित कार्य योजनाओं को तैयार करना, मतलब बोल रहे हैं अनुशासन संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनके निराकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, नियमित कार्य योजनाएं तैयार करते हैं, ठीक है। समस्याओं के निराकरण करने के लिए जो नियमित करेंगे वो भैया अनुशासन तो नियमित करते रहेंगे तो ऐसे लगातार हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनका उपचार ठीक से तब नहीं हो पाएगा। फिर कह रहे हैं कि छात्रों में दंडात्मक भय की स्थिति उत्पन्न की जाए। दंड दे सकते हैं, सजा दे सकते हैं, दंड थोड़ा यहाँ पे उचित नहीं होगा ना, दंड शब्द ही गलत है। डी नंबर कह रहे हैं छात्रों की मौलिक प्रवृत्तियों को उपचारात्मक सहायता प्रदान की जाए। जो उनकी मौलिक प्रवृत्तियां हैं उनका क्या किया जाए, उस उपचारात्मक सहायता प्रदान की जाए। तो इसलिए हमारे हिसाब से यहाँ पर अगर देखें तो डी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। बाकी देखते हैं, दंड शब्द ही गलत हो जाएगा यहाँ पर। 83 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तम अनुशासन के संदर्भ में सर्वाधिक आलोचना का शिकार होता है। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है जो उत्तम अनुशासन के संदर्भ में, अच्छा अनुशासन करने के संबंध में सबसे ज्यादा आलोचना का शिकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो आपका कथन दिया गया है कि छात्रों में अल्प गंभीर अपराधों को अनदेखा कर दिया जाए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखें क्या बोले हैं कि कौन सा कथन है जो उत्तम अनुशासन के संदर्भ में सबसे ज्यादा आलोचना का शिकार है। सबसे ज्यादा आलोचना मतलब सबसे ज्यादा ताने उसको सुनने पड़े हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं छात्रों की अल्प गंभीर अपराधों को अनदेखा कर दिया जाए, ये गलत बात है। दूसरा बोलते हैं अपराधी छात्र को क्षमा याचना हेतु बाध्य किया जाए, मतलब कि जो अपराधी छात्र हैं उनको क्षमा दिलाया जाए ऐसी। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही सबसे ज़्यादा आलोचनात्मक शिकार है, ठीक है। इसी का सबसे ज़्यादा आलोचना की जाती है। कक्षा को व्यस्त एवं रुचिकर स्थिति में रखना, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा, ठीक है।
और इसमें कोई आलोचना नहीं है, इसकी कोई आलोचना नहीं की जाती है। समूह के मानकों को शिक्षा में लागू किया जाए, ये भी आपका गलत हो जाएगा, इसकी भी कोई आलोचना नहीं की जाती है। यहीं पर 84 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? पहली दी गई है ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है प्रजातांत्रिक विधि। देखिए प्रजातांत्रिक विधि ही कक्षा नियंत्रण की सबसे सर्वोत्तम विधि होती है। अगर आप इनको याद करना चाहें तो याद भी कर सकते हैं। प्रभुत्ववादी जो है, क्या दासों को थोड़ी हम लोग पढ़ा रहे हैं, दास लोगों को थोड़ी सिखा रहे हैं, तो इसलिए प्रभुत्व विधि यहाँ पर काम नहीं आएगी। छात्रों के दुर्व्यवहार को व्यस्तता से कम करने के उपाय, ठीक है, तो नियंत्रण व्यस्तता करने से थोड़ी बहुत ज़्यादा व्यस्तता करने से इसके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल हम नहीं पा सकते हैं। निष्पक्ष रूप से विद्यालय नियमों के अनुपालन की बाध्यता, मतलब कह रहे हैं निष्पक्ष रूप से जो विद्यालय के नियम दिए गए हैं उनका आप अनुपालन करें, उसके लिए बाध्य रहें, आगे अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो डी भी गलत हो जाएगा। सही आपका ए नंबर ही होगा, प्रजातांत्रिक उपागम, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। 85 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है, शिक्षकों में व्यवसायिक संतोष बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि, मतलब बोल रहे हैं जो शिक्षक हैं उनके अंदर व्यवसायिक संतोष बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक बात कौन सी है? क्या उनके वेतनमान बढ़ाए जाएं? देखिए उनके वेतनमान बढ़ाने से उनके अंदर व्यवसायिक संतोष नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 60-70 हज़ार पाने वाला टीचर भी सोचता है कि मैं और कमाने लगूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ पर विद्यालय में उनके अधिकार बढ़ाए जाएँ, अधिकार बढ़ाने से भी उनके अंदर संतोष नहीं आने वाला है। उनको सेमिनार आदि में जाने के अवसर दिए जाएँ, इससे भी उनके अंदर जो है संतोष नहीं आने वाला है। उन्हें नए सामाजिक प्रयोग करने के अवसर दिए जाएँ। हाँ, इससे जब वो समाज में उतरते रहेंगे, धीरे-धीरे अपना वो दिखाते रहेंगे, तो समाज में उतरेंगे, समाज में उनकी इज़्ज़त बढ़ेगी और यही सारी चीज़ें हैं जो उनको रोक सकती हैं इस तरीके से, ठीक है। चलिए, चूँकि वो फ़ील्ड से भी जुड़ जाएँगे, वैसे ही स्कूल में बैठे-बैठे ऊबन होने लगती है ना, तो उनको लगता है कि हमें कोई और व्यवसाय, तो इस तरीके से लगता ही नहीं कि उनको कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो इसलिए उनको फ़ील्ड में ज़रूर उतारना चाहिए। 86 नंबर प्रश्न यहीं पर पूछ रहा है कि वह शिक्षक सबसे कुशल कुशल समझा जाना चाहिए जो क्या करे भैया, आप कक्षा पर नियंत्रण रख सके, पहला ऑप्शन दे रहे हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं विद्यार्थियों से पहल करने की क्षमता विकसित कर सके। तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं कि विद्यार्थियों को मेहनत से कार्य करने में को बाध्य कर सके, और चौथा दे रहे हैं कक्षा को हंसा सके। अब जोकर की ज़रूरत तो होगी नहीं, तो इसलिए डी नंबर ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, हमें टीचर की ज़रूरत है। 3 में से एक ऑप्शन सही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही है। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।